हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। CUET के बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछली क्लासेस में हम लोग कर चुके आपका एक चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अभी तक हम लोग 3 क्लासेस कर चुके और 3 क्लासेस में हमने ये देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है, क्या इसकी एक्टिविटीज होती हैं कि हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज में होता है। और लास्ट क्लास में यानी कि लेक्चर 3 में मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वर्कशीट कराई थी। और बेटे ये वर्कशीट आपकी CUET में तो हेल्प करेंगी 100%, साथ ही साथ आपको क्लास 12th के जो आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 80 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स के आपके MCQs आते हैं। तो ये एक अच्छी खासी परसेंटेज है जो एक बच्चे को अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प करती है। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्लास 12th जहाँ पर भी आप कोचिंग लेते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर भी आपको MCQ की प्रैक्टिस कराई जाती होगी, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ क्वेश्चन आप यहाँ भी करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, तो हम ड्यूअल एडवांटेज के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें ये क्लास 12th में भी इसका एडवांटेज मिले और CUET में तो मिले ही मिले। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर। ठीक सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? जैसे कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में ना यार फाइनेंस की बड़ी दिक्कत चल रही है, पैसे की बड़ी दिक्कत चल रही है। तो यहां पर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बात करती है सोर्स ऑफ फंड की, कि हमारे पास पैसा कहां से आए और किस किस चीज की बात करती है। जब हम एक कंपनी की टर्म में बात करते हैं तो बात करते हैं शेयर्स की, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। किसी भी टाइप के शेयर्स से अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो भी, कंपनी शेयर्स का बायबैक कर रही है, शेयर्स का रिडम्पशन कर रही है तो भी, कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके अलावा कंपनी अगर डिबेंचर्स में डील कर रही है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करके, डिबेंचर क्या होता है बेटे? डिबेंचर एक लोन एग्रीमेंट होता है। कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और बदले में डिबेंचर डॉक्यूमेंट दे देती है, तो डिबेंचर इज टाइप अ लोन, करेक्ट। तो डिबेंचर एक टाइप है लोन का, तो डिबेंचर भी यहीं पर आते हैं। डिबेंचर से पैसे लेना या डिबेंचर्स के पैसे वापस कर देना, रिडम्पशन कर देना, वो भी यहीं पर आता है बेटे। एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स, चाहे वो आपने बैंक से लिए हों, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हों, वो भी आपके यहीं पर आते हैं, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म लोन भी यहीं पर आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन भी यहीं पर आते हैं। इसी तरह आपको बहुत मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैंक लोन। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में भी इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है तो वो भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सर इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? और भी हो सकता है बेटे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आपने शेयर्स इशू करे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स पे आपको क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड पे करना, तो बेटे जब शेयर्स किसका पार्ट हो गए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो शेयर्स पर जो आप डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड क्या होता है बेटे? कुछ बच्चों को अगर ना पता हो कि डिविडेंड क्या होता है, तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, करेक्ट। तो डिविडेंड वो होता है। तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो शेयर्स पर डिविडेंड पे करती है कंपनी। इसी तरीके से चाहे डिबेंचर्स हो, बेटे डिबेंचर भी एक लोन होता है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी सब लोन होते हैं। तो लोन्स पर पे किया जाता है इंटरेस्ट।
कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। बेटे इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो लोन अमाउंट पर पे किया जाता है, और जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कैपिटल वाली अमाउंट पर पे करा जाता है। करेक्ट। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं कि शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और उन पर दिए जाने वाला डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये आइटम्स आती हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। चाहे इनसे इनफ्लो हो या इनसे आउटफ्लो हो, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज हमारा क्योंकि पूरा का पूरा फोकस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, तो जरा देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। बेटे मैं आपको और एक आधी क्लास आगे, एक क्लास छोड़कर मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट भी समझाऊंगा। ये देखिए, ये पूरा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आपके सामने है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेक्ट। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये पूरी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है। ये बेटे ये हमारे यूज में तब आता है जब हम क्लास 12th वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। क्लास 12th में इसी पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा, लेकिन हमारे सीयूईटी में लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं, हमारे सीयूईटी में तो छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं पूरे लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस ना करके आपके लिए इस लॉन्ग क्वेश्चन के छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपको करा रहा हूं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, फिर उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हम लास्ट क्लास में देख चुके। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। लास्ट में हम तीनों एक्टिविटी के 3 आंसर निकालते हैं, एक आंसर ऑपरेटिंग का, एक आंसर इन्वेस्टिंग का, एक आंसर फाइनेंसिंग का। अगर आप में से कोई बच्चा ये क्लास इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त देख रहा है तो अभी आपके स्कूल्स में या आपके कोचिंग्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं कराया गया होगा। लेकिन जब आप ये क्लासेस आप सपोज करिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर देख रहे हैं, इन द मंथ ऑफ जनवरी देख रहे हैं, इन द मंथ ऑफ फरवरी देख रहे हैं या बोर्ड के आसपास देख रहे हैं, तो आपकी क्लास में भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। ठीक। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि 12th के एमसीक्यूज आपके कवर हो और सीयूईटी कवर हो। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। देखिए जो फॉर्मेट कहता है वो क्या कहता है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इशू आप कर रहे हैं शेयर्स और डिवेंचर को, आप कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रहे हैं, आप बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं। बेटे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड होता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट आने से पहले, ईयर एंड होने से पहले ही कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक। जैसे आपके पापा को लग रहा है कि उनकी इनकम तो बढ़ने वाली है, अभी बढ़ी नहीं है, बढ़ने वाली है, खुश हैं बहुत वो, और उसी खुशी खुशी में उन्होंने आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी, तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरिम डिविडेंड कि कंपनी अभी अपने पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट का वेट भी नहीं कर रही और कंपनी ने पहले ही आपको डिविडेंड दे दिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ द लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, और पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन। बेटे जब हम शेयर इशू करते हैं तो वहां पर हमारे कुछ एक्सपेंस भी हो सकते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट होते हैं। और बायबैक ऑफ द शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स खरीद ले, अपने डिवेंचर्स खरीद ले, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आप ये कंप्लीट फॉर्मेट भी अपने पास नोट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये सब आइटम्स इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अब हम आते हैं आज इसकी वर्कशीट करने पर। तो आज हमारा फोकस किस चीज पर है? आज हमारा फोकस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वर्कशीट पर। चलिए जी, तो आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वर्कशीट करने के लिए। चलिए जी, तो ये देखिए ये आ गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वर्कशीट। ठीक। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा लेक्चर 4 में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करना, कैश रिसीव करना कस्टमर से, और फिक्स्ड एसेट खरीदना। अब मैं अगर आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं,
एक एमसीक्यू नहीं होता, वो 4 क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देखिए, फिक्स्ड एसेट खरीदना इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपने कस्टमर से कैश रिसीव करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टमेंट पर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेटे डिविडेंड पे करना, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि शेयर्स इशू करना, शेयर्स किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो उसके ऊपर डिविडेंड पे करना भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आई होप यहां तक की बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए, इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कैश रिसीट फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, हमारे पास शेयर इशू करके पैसे आए तो किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। ऑल्दो हमारे पास पैसे नहीं आए होंगे, पैसे जब भी आएंगे डेटर्स से तो भी हम कहां लिखेंगे? ऑपरेटिंग में लिखेंगे। लेकिन फिलहाल इशू ऑफ शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज वर रिडीम्ड। बेटे अगर किसी बच्चे को इस वर्ड में प्रॉब्लम आती है, रिडीम्ड, इस वर्ड का मतलब होता है रिडम्पशन। क्या मतलब होता है? रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, पैसे वापस करना। रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बेटे प्रीमियम वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, करेक्ट, ज्यादा पैसे वापस करना। तो हम 2 लाख रुपीज का पेमेंट 5% के प्रीमियम पर कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 लाख प्लस 5% ऑफ 2 लाख, तो ये आता है हमारा 2,10,000। सही है। तो जरा देखते हैं क्या कहता है आगे। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑन द कैश फ्लो विल बी। तो बेटे क्या होगा? देखिए, हमारे पास से पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि बेटे हम क्या कर रहे हैं? रिडम्पशन कर रहे हैं। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो पेमेंट फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा? 2,10,000। हम क्या कर रहे हैं? 2 लाख तो वापस कर रहे हैं और उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा पैसे वापस कर रहे हैं। तो हम कितने पैसे वापस कर रहे हैं? 2,10,000 रुपीज। तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से मेरे पास से पैसे गए। आई होप क्लियर है यहां तक की बात। बेटे बिल्कुल देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सी बात, मेरा जो फोकस है अपनी क्लास में रहता है कि आपको कम से कम टाइम में प्रोडक्टिव वर्क मिले। ठीक, खामा में इधर उधर की बहुत सारी उल्टी बुल्टी चीजें बताने से अच्छा ये वही सब बातें हैं जो आपके एग्जाम में आनी है। आप कोशिश करें इन्हें जितनी बार आप देख सकें, आप नोट्स बना सकें किसी चीज के, आप साथ साथ कुछ नोट करते रहें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बैठ के एमसीक्यू नोट करिए, एमसीक्यू तो आप बार बार देखिए, अपने पास बार बार एमसीक्यूज को देखते रहिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ कहीं कोई मेन कोई पॉइंट सर ने बताया वो लिखने की जरूरत है, तो वो आप अपने पास लिखिए। कोशिश करिए ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करते जाएं, बार बार क्लासेस को देखकर इन्हें अंडरस्टैंड करते जाएं तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगला आता है क्वेश्चन, हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटे ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता क्या है? एक छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब भी हम इशू प्राइस हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास 1 लाख रुपीज के शेयर्स हैं और कंपनी उसे मार्केट में 1 लाख से ज्यादा पर बेचती है, बिक सकते हैं। तो यानी कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, हम उसे उससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते, लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। शेयर्स के केस में फेस वैल्यू जो रिटन प्राइस होता है, उसका जो नॉमिनल प्राइस होता है, उससे ज्यादा पर भी शेयर्स मार्केट में बेचे जा सकते हैं। तो मान लीजिए 1 लाख रुपीज का शेयर है और हम मार्केट में उसको सेल आउट कर रहे हैं 1,10,000 में, तो ये जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा होते हैं इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या यूज होता है? देखिए सिंपल बात है, मैंने 1 लाख के शेयर इशू करे और उस पर मैंने 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए।
तो 1 लाख के शेयर्स भी कहां पर आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो उसका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी कहां पर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहां डील करता है हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही डील करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप मार्क करिएगा इसको। हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहां पर आता है हमारा, अभी मैंने आपको लिखवाया भी स्पेसिफिकली कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आगे चलते हैं। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बेटे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, करेक्ट, ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए कहां पर आएगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी, अब 3 क्वेश्चन आएंगे सीक्वेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। बेटे ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है, ट्रेडिंग कंपनी मतलब एक नॉर्मल कंपनी जो कोई गुड्स खरीद रही है और कोई गुड्स बेच रही है, ठीक। तो डिविडेंड पे करा बेटे उसने। अब आप एक बात समझिएगा, डिविडेंड किस पर पे करा जाता है, शेयर्स पर। किसको पे करा जाता है, शेयर होल्डर्स को। अब मुझे एक बात बताइए, और किसका पार्ट होता है डिविडेंड, डिविडेंड पार्ट होता है प्रॉफिट का, करेक्ट। बेटे एक बात सुनिएगा, कंपनी कैसी भी कंपनी हो दुनिया की, बेटे कोई भी कंपनी डिविडेंड बार बार उसे रिसीव तो हो सकता है। मान लीजिए मेरा नाम है एक्स लिमिटेड, मैंने अपने पैसे बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो मुझे कभी किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, कभी किसी दूसरी से मिलता है। डिविडेंड मिलना तो रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बेटे डिविडेंड पे करना, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, चाहे कैसी भी कंपनी हो, चाहे एक बैंक हो, चाहे एक म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे कोई ट्रेडिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बार बार डिविडेंड नहीं देती है। आप 2 मिनट सोचकर देखिए, कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीद लूं तो क्या कंपनी मुझे बार बार डिविडेंड देती रहेगी? अरे भाई डिविडेंड नहीं दिया जाता बार बार। डिविडेंड कब दिया जाता है? डिविडेंड 1 या 2 बार मैक्सिमम, ठीक। तो डिविडेंड बार बार नहीं दिया जाता। डिविडेंड पे करना किसी भी टाइप की कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नहीं ले सकते। डिविडेंड मिलना तो किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है। मान लीजिए मेरी एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, मेरी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो डिविडेंड मुझे बार बार मिल तो सकता है, तो मिलना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है, लेकिन डिविडेंड देना हमेशा हमेशा और हमेशा किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का ही पार्ट होगा। तो बिल्कुल आंख बंद करके जब डिविडेंड पे करने की बात कर रहा हो और आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी लिख कर दे ट्रेडिंग कंपनी, कभी आपको लिख कर दे फाइनेंसिंग कंपनी, तो बेटे डरने की जरूरत नहीं है। किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और क्या कर रही है? वो डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके लिए भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो बिल्कुल आसान सी बात कि सर हमें एक बात समझ में आ गई कि डिविडेंड पे करना, हमने अच्छे से याद कर लिया कि डिविडेंड पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द कंपनी। कंपनी ट्रेडिंग है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी फाइनेंसिंग है, कंपनी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंपनी में डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। चलिए जी, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कंपनी ने इशू करे 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख और ब्रैकेट में लिखा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटे अगर कंपनी ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इशू करे हैं डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू करना, बेटे डिवेंचर इशू करने से तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो 10 लाख रुपीस आ गए। एंड रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब रीपे करना 6% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू है 5 लाख रुपए की, 10% के प्रीमियम पर हमने वापस करें, तो ये पैसे हमने वापस करे होंगे, ये है रिडम्पशन। और बेटे 5 लाख वाले 10% के प्रीमियम पर, तो हमने 5,50,000 रुपीज हमने क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो अगर मैं यहीं तक की बात करूं फिलहाल, तो 4,50,000 रुपीज मेरे पास इनफ्लो हुआ होगा। अब एक और छोटी सी बात,
बेटे देखिए, जब हम डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये जो 10% लिखा है ये है इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। और यहां लिखा है कि हमने ये डिबेंचर कब इशू करे थे, इन दी बिगिनिंग, मतलब मैंने ईयर के शुरू में ही 10 लाख रुपए उधार ले लिए पब्लिक से, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उस पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 10 लाख के डिबेंचर हैं और 10 लाख का 10%, तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। बेटे प्रेफरेंस शेयर्स पर ये जो 6% होता है ये होता है डिविडेंड का रेट, ये होता है डिविडेंड का रेट, करेक्ट। और बेटे प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड देना कंपलसरी होता है। तो 5 लाख रुपीज का 6%, और ये देखिए क्या लिखा है कि हमने इनका रिडम्पशन कब करा, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मैंने पूरे साल 5 लाख रुपए यूज करे होंगे और फिर 5 लाख रुपए वापस कर दिए होंगे अपने शेयर होल्डर को, लेकिन उसके ऊपर मुझे डिविडेंड पे करना पड़ा होगा, डिविडेंड पेड, ठीक, मुझे उस पर डिविडेंड पे करना पड़ा होगा, कितना, 5 लाख का 6%, दैट इज 30,000, करेक्ट। तो बेटे इसका आंसर आ गया हमारा, ये आ गया 3,20,000। तो 3,20,000 रुपीज का क्या हुआ है, हमें इनफ्लो हुआ है। तो अब आप देखेंगे आपके आंसर में ये है या नहीं है। तो आपके आंसर में पहले कह रहा है 3 लाख रुपीज का इनफ्लो, वो भी नहीं है, 3 लाख का आउटफ्लो, वो भी नहीं है, 450 का आउटफ्लो, वो भी नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर है नन ऑफ दी अबव। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन हमने करा, हमने देखा कितने पैसे आए कितने पैसे गए और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकाला। तो 3,20,000 रुपीज हमारा नेट इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज हमने क्या डिस्कस करा लेक्चर 4 में, आज हमने डिस्कस करा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है और उसके एमसीक्यूज कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की बात करेंगे और उस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक की 4 क्लासेस में मैंने एक क्लास में आपको समझाया, ओवरऑल रिव्यू दिया पूरा, उसके बाद 2 क्लासेस में मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया और आज की क्लास में मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कराया। तो अब तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की 4 क्लासेस की हैं और आप में से जो बच्चे भी चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा जब आप ये क्लासेस देख रहे होंगे तो और भी कई इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए हैं अगर आप CUET को सीरियसली लेते हैं तो, करेक्ट। सीरियसली लेना चाहिए CUET को, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह CUET फायदा देगा। तो मेरी और भी कुछ क्लासेस हैं उसके ऊपर कि CUET करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे हमें 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता होते हैं और हम उनके पीछे बिल्कुल ही क्रेजी से हो जाते हैं कि नहीं जी हमें तो वहीं एडमिशन लेना है। तो आप एक बार यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करिए, तो मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।